गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 24 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ नए और कुछ पुराने टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जो थोड़े से पुराने टॉपिक रहने वाले हैं रिवीजन वाले, वो रहेंगे अपना एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले इसके बारे में अच्छी खासी बात कर चुके हैं, लेकिन आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सिंबल शिवसेना वाला वो शिंदे ग्रुप को दे दिया है, तो उसके बारे में बेसिकली है हल्का सा रिवीजन है। उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर, भैया काफ़ी समय से हम लोगों ने इस पे बात नहीं किया था, तो थोड़ा सा आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्या वहाँ पे चल रहा है, क्या सिचुएशन है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन वीट प्रोडक्शन, ये एक ही टॉपिक है लेकिन दो अलग अलग मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। उसके अलावा हमारा जो वोटर आईडी है उसको आधार के साथ लिंक करने के बारे में बातचीत चल रही थी, हो भी रहा है। मैंने खुद करवाया है अपना। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या है और न्यूज़ में क्यों है। साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड अभी दिए जा रहे हैं और फेलोशिप अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बात कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं भाई। अगर आप देखें तो फ्रंट पेज पे आज द हिंदू में एक न्यूज़ है, पंजाब से है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी न्यूज़ आई है। तो यहाँ पे कुछ पंजाब के कुछ सो कॉल्ड लीडर्स जो कि खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो उनके किसी एक्चुअली मिस्टर अमृतपाल करके वहाँ पे एक अपने आप को लीडर मानते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो। तो इनके किसी मित्र को अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। तो हज़ारों सपोर्टर इनके जो है भाई वो पुलिस चौकी में चले गए और उसको घेर लिया पुलिस चौकी को, और आग लगाने की धमकियाँ दी, पत्थर वत्थरबाजी किया। ठीक है, क्योंकि को पकड़ रखा था वो क्रिमिनल था, उसको उसके ऊपर किडनैपिंग के चार्जेस वगैरह लगे हुए हैं, मारपीट के, मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं। सोच के देखिए, जब हजारों लोग पुलिस स्टेशन में आ गए तो सरकार ने उनको रिलीज भी कर दिया। खैर वो एक तो अनफॉर्चुनेट सी बात हुई है वहाँ पे जो भी हुआ। बट ये खालिस्तानी मूवमेंट को लेके भी बहुत कुछ पंजाब में दिख रहा है आजकल। जिस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, खुल के लोग सड़कों पे आ रहे हैं, खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो खालिस्तान एक मूवमेंट है जो पंजाब में बहुत लंबे समय से चल रही थी। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो है खालिस्तान को लेके सेपरेट डिमांड हुई थी कि भैया हम जो सिख कम्युनिटी है उनको सेपरेट एक स्टेट दिया जाए। स्टेट नहीं, सेपरेट नेशन की डिमांड हुई। फिर 1960s और 70s में जब अकाली दल मूवमेंट, जो कि एक सिख रिलीजियस मूवमेंट है, जब उसने जोर पकड़ा अकाली दल मूवमेंट ने, तब भी ये डिमांड्स हो रही थी। अकाली दल मूवमेंट वाज कम्प्लीटली अगेंस्ट विद द कांग्रेस। तो कई बार कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी अंडर इंदिरा गांधी एंड ऑल दैट, उसके से पहले भी थोड़ा सा खैर, तो दे सपोर्टेड सम अदर ग्रुप्स ऑल्सो जो कि अकाली ग्रुप के अगेंस्ट में हुआ करते थे। तो जिसमें जो है भिंडरवाले जी का भी नाम था। तो भिंडरवाले को पूरी तरह से सपोर्ट था शुरुआत में कांग्रेस से, बिकॉज दे वर अगेंस्ट द दिस अकाली दल। पर लेटर ऑन भिंडरवाले के मन में भी आइडिया है भैया खालिस्तान वाला, तो दे वेंट अगेंस्ट कांग्रेस। और फिर उसके बाद में जो पंजाब में हुआ, फिर वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और पाकिस्तान वो पंजाब में राइट हुए, और वो सब आपको अच्छे से कहानी पता है। तो ये खालिस्तान की मूवमेंट फिर उसके बाद थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी। पूरी तरह से पाकिस्तान आईएसआई का सपोर्ट जो है खालिस्तान मूवमेंट को था, वेपन्स वगैरह वहाँ से आया करते थे, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलता था। बट लेटर ऑन चीज़ें शांत हुई थोड़ी सी। लेकिन बहुत सारे एनआरआईज ऐसे हैं अभी भी, कुछ मतलब ऐसे हैं, सभी को नहीं कहूँगा मैं, सभी तो कहीं नहीं होते हैं। तो कुछ एनआरआईज का सपोर्ट भी आया फ्रॉम अमेरिका में भी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगी प्रो खालिस्तानी, कनाडा में मिलेंगी, ब्रिटेन में मिलेंगी। तो थोड़ा सा वहाँ से सपोर्ट आया है। तो यंग लोग हैं, जो काम धंधा है नहीं, जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो कई बार आपका माइंड वॉश कर दिया जाता है आइडियोलॉजिकल तरीके से एंड ऑल दैट, राइट। तो ऑर्थोडॉक्सी वो सब चीज़ें करके, तो कुछ जो यंग लोग हैं बेचारे, कुछ गिने चुने ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं, जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं या सिंपैथाइजर हैं। ठीक है, मोस्टली तो आपको खालिस्तान की मूवमेंट के अगेंस्ट में ही देखने को मिलेंगे वहाँ पे भी। तो ये कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो हल्का सा आई वुड से कि थोड़ा सा खालिस्तान की हिस्ट्री को आप पढ़ें, कैसे मूवमेंट हुआ एंड ऑल दैट। तो ये थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, इट वुड बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, और काम की चीज़ भी आती हैं यहाँ से। ठीक है, एग्जाम वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं कई बार इस तरह की चीज़ें। आई डोंट थिंक सो प्रीलिम्स और मेंस में तो खैर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए, आर्ट्स आर्टिस्ट आर कैरियर्स ऑफ द कल्चर, मुर्मू एट द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो भाई 3 सालों के अवार्ड जो है वो दिए गए हैं, 2019, 2020 और 2021। तो 3 साल से अवार्ड नहीं दिए थे, सरकार ने बोला, सोचा कि चलो एक साथ ही दे देते हैं। तो मोर देन 100, अराउंड 124 आर्टिस्ट को अभी अवार्ड दिए गए हैं। 2 अवार्ड दिए गए हैं, एक दिया गया है संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और एक दिया गया है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड।
ये 2 अलग-अलग अवार्ड होते हैं और ये दोनों दिए जाते हैं संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। अकादमी तो अकादमी बोलते हैं वैसे हिंदी में तो, ठीक है? उसके द्वारा दिए जाते हैं। तो अलग-अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, राइट? जैसे आप यहाँ पे मान के चलिए कि जैसे अगर आप बात करें म्यूज़िक, ठीक है? म्यूज़िक के फॉर्म में दिए जाते हैं, डांस के लिए दिए जाते हैं, ड्रामा के लिए दिए जाते हैं, ठीक है? तो कुछ कैटेगरीज़ होती हैं और अगर साहब प्रीलिम्स के लिए ही टॉपिक रहते हैं ज़्यादातर ये। अगर आप बात करें साहित्य नाटक अकादमी की तो 1952 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी और डॉक्टर पीवी राजमन्नार जो है इसके फर्स्ट चेयरमैन थे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं ऑल ओवर इंडिया जिसको ये एडमिनिस्टर करते हैं या कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, वो सब करते हैं। तो जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है एनएसडी 1959 में स्थापना हुई थी। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर अकेडमी यूनिवर्सिटी 1954 में हुई थी। उसके कथक केंद्र जो है नई दिल्ली में ओपन किया गया था 1964 में और फिर नेशनल प्रोजेक्ट ऑन द सपोर्ट ऑफ द कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है ये केरला का। छऊ डांस ऑफ ईस्टर्न इंडिया कौन से स्टेट से पड़ता है बताओ ज़रा मुझे। चलो आपको हिंट दे देता हूँ, उड़ीसा आसाम, इन 2 स्टेट में से पड़ता है छऊ डांस। बताइए ज़रा कौन से स्टेट में है। चलिए वेस्ट बंगाल भी डाल देता हूँ यहाँ पे, बताइए ज़रा आप, ठीक है। तो उसके अलावा सत्रिया ट्रेडिशन ऑफ द आसाम, ठीक है, बताइए कौन कौन से स्टेट से ये रहता है। तो वो सब चीज़ें हैं, किया गया था। तो जो फेलोशिप अवार्ड है इसमें 3 लाख का कैश प्राइज़ दिया जाता है भैया और साथ के साथ आपको एक सर्टिफिकेट और तामपत्र भी दिया जाता है, ठीक है। और ये सबसे मोस्ट प्रेजिशियस अवार्ड माना जाता है, ठीक है। और एक बार में जो है ये 40 लोगों से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है इसमें 1 लाख रुपए का कैश दिया जाता है और ताम्रपत्र और जो है आपको अंग वस्त्र, यानी कि जो अंग वस्त्र इन द सेंस आपके जो 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 एक कपड़ा होता है बेसिकली, एक चादर टाइप का कपड़ा, परना, गमछा, आप कुछ भी कह लीजिए, एक वो दिया जाता है एज अ रिस्पेक्ट के तौर पे। तो अकादमी जो अवार्ड है वो अलग अलग कैटेगरी में म्यूजिक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल, फोक, ट्राइबल म्यूजिक, डांस, पपेट्री है ना, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कॉलरशिप वगैरह उस सब के लिए दिया जाता है। थोड़ा इसको देखेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, काम आ सकता है आपके। चलिए, ये एडिशनल आर्टिकल है, थोड़ा खुद से पढ़ सकते हो, कुछ खास मुझे दमदार चीज़ इसमें लगी नहीं। लेकिन 9 ऐसी कंट्री हैं जिसको इस बार G20 में इंडिया ने एज अ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया है, जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनको इनवाइट किया है। तो ये लोग भी अपना अपना जुगाड़ लेके आएंगे, अपने अपने प्रपोजल्स लेके आएंगे। हालांकि ये जो भी प्रपोजल लेके आते हैं, जो प्रेसिडेंट कंट्री होती है जैसे इंडिया यहाँ पे है, तो पहले हम उनको ऑडिट करते हैं, ऑडिट करने के बाद फिर हम उसको अलाउ करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। चलिए, 60% ऑफ द इंडियाज वोटर लिंक्ड आधार टू वोटर आईडी। तो एक आरटीआई लगाई गई थी इलेक्शन कमीशन इंडिया के, तो उन्होंने बोला बताइए भैया कि आप ने अभी तक कितने वोटर आईडीज को अपने आधार कार्ड से लिंक किया है। तो उसके केस में जो है ये बताया गया है कि ऑल ओवर इंडिया के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो एवरेज जब हम बात करते हैं तो 60% के आसपास इंडिया के टोटल वोटर्स ने अपने वोटर आईडी को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो नाम यहाँ पे आता है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, मध्य प्रदेश का नाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश देखिए 86%, सिक्किम जो है वो 86%, त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा हुआ है इंडिया में, तो त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, सिक्किम ये नेशनल एवरेज से ऊपर है। सबसे कम जो वोटर आईडी को लिंक किया गया है वो है गुजरात के अंदर, ठीक है, ओनली 31.5%। दिल्ली में भी बहुत कम है, ओनली 33%। अगर ओवरऑल देखें तो सदर्न इंडियन स्टेट्स जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला वगैरह यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। केरला का, तमिलनाडु में तो काफ़ी कम हुआ है, अराउंड 60-62 ओनली। तो ये सब हुआ है, ठीक है। तो 60% का तो आपको बता ही दिया, त्रिपुरा जो है वो हाईएस्ट पे है। अब क्योंकि लास्ट ईयर 2021 के अंदर इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है पास किया गया था, जिसके तहत एक फॉर्म 6(2) रहता है। फॉर्म 6(2) का मतलब 6B, फॉर्म 6B का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी वोटर आईडी अपना बनवाने जाता है तो उससे आधार मांगा जाता है और आधार देना आपके लिए कंपलसरी होता है। हालांकि अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप दूसरा आईडी भी दे सकते हो, जैसे आपने राशन कार्ड दे दिया या फिर आपने पैन कार्ड दे दिया, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, लेकिन डिमांड आपसे आधार कार्ड की ही होती है। उसके अलावा जिन लोगों का ऑलरेडी वोटर आईडी बन चुका है तो वो भी अपने आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं, क्योंकि कई स्टेट में ऐसा बोला जा रहा है, इंक्लूडिंग हरियाणा, पंजाब एंड ऑल दैट, कि अगर अपने वोटर आईडी कार्ड से अगर आप आधार कार्ड को लिंक नहीं करोगे तो हो सकता है फ्यूचर में जो गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसका बेनिफिट तो आपको ना पहुंचे। ये सेंटर में गवर्नमेंट नहीं बोल रही है,
गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि वॉलंटरी है, आप करवाइए या ना करवाइए आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप एक्चुअली केंद्र में जाते हो ना तो वहां से आपसे वो कहते हैं कि कंपलसरी है। ये प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। तो लेकिन ये सरकार प्रपोजल लेके क्यों आई, क्यों करना है भाई? ऑलरेडी हमारे पास इतनी सारी आईडी है, राशन कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, कितने आईडी बनवाओगे और क्यों लिंक करवा रहे हो आप? क्या रीजन है उसका? देखिए, सरकार जो कहते हैं उसका रीजन क्या है? एंश्योर ऑथेंटिफिकेशन। ठीक है, इलेक्टोरल रोल के अंदर बहुत सारे फेक और फ्रॉड डुप्लीकेशन जो होती है, जो लोग कहीं कहीं जगह पे वोट कर देते हैं, तो इससे वो नहीं होगा। अगर आप मान लो आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो आपके पास जो आपका आधार कार्ड है वो तो झारखंड से ही रहेगा। अगर आप मुंबई में रहते हो तो कई लोग क्या करते हैं, मुंबई में भी वोटर आईडी कार्ड बनवा के रखते हैं और झारखंड में भी बनवा के रखते हैं वोटर आईडी कार्ड। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतना तामझाम सिस्टम नहीं है कि वो इस तरह को आइडेंटिफाई कर सकें। इतना बड़ा देश है भाई, तो बहुत बहुत बार डुप्लीकेशन भी हो जाती है। और ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड से सीधा लिंक कर देंगे जिससे पता चल जाएगा कि भाई इस आदमी ने वोट किया है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए। तो एक तो वो सब रुक जाएगा। तो फैसिलिटेट इलेक्टर रजिस्ट्रेशन इन द लोकेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो होते हैं, मतलब अगर आप झारखंड में रह रहे हो से हो लेकिन आप मुंबई में रहते हो तो इस पूरी सुविधा के बाद आप मुंबई में भी वोट कर सकते हो, झारखंड में वोट करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो प्रोक्सी कास्टिंग वोट होती है, मतलब मेरे नाम पे मेरे भाई ने डाल दिया, मेरे नाम पे मेरे ब्रदर ने डाल दिया, मेरे फादर ने डाल दिया, तो वो जो प्रोक्सी वोटिंग होती है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आधार के साथ आपका बायोलॉजिकल डेटा भी लिंक होता है। तो जैसे प्रोक्सी अटेंडेंस लगाते थे ना कॉलेज में, वो सब यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो वो सब चीज़ें इन्होंने कहा है। उसके अलावा जो है, अनलाइक एपिक आधार कैप्चर बायोमेट्रिक डेटा विच इज़ यूजफुल द वैलिडेटिंग द यूनिकनेस। ठीक है, तो हर वोटर की एक अपनी यूनिकनेस होगी अगर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पे कही हैं। बट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो पहलू हैं। तो कुछ बेनिफिट होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। ये टॉपिक नया नहीं है, पुराना टॉपिक है, बट स्टिल मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ एस्पिरेंट यहाँ पे नए जुड़े हों प्लेटफॉर्म के साथ। क्या क्या कंसर्न है, मेजर कंसर्न, कुछ कंसर्न जो है वो आपको बता रहे हो। देखिए क्या कंसर्न है भाई, जो वोटर आईडी कार्ड होता है भाई, वो आपके सिटीजनशिप का प्रूफ होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका आधार कार्ड होता है वो तो आपके सिटीजन का प्रूफ नहीं होता। तो दो चीजें आप लिंक कर रहे हो, एक जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए बना हुआ है और एक कोई भी बनवा सकता है। आधार कार्ड तो कोई भी बनवा सकता है, सरकार खुद कहते हैं कि सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो भाई आप दोनों को लिंक कैसे कर सकते हो सकता है इस लिंकेज की वजह से कुछ नॉन रेजिडेंट इंडियन भी हमारे जो है वोटिंग सिस्टम का पार्ट बन जाएं, तो ये तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो रहा है ना उस चीज से। आप तो फ्रॉड दूर करना चाहते थे, यहां से तो और ज्यादा फ्रॉड हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अब ये मान के चलिए कि जो वोटर आईडी होता है हमारा, वो जो लिस्ट होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, जबकि आधार कार्ड जो है ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जो कि UIDAI के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। अब ये तो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं, तो कैसे दोनों के बीच में कनेक्शन बिठाओगे भाई, ये बताओ मुझे। एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन आप दोनों को लिंक कर रहे हो, तो ये कैसे आपस में काम करेंगी, इसके बारे में सरकार ने कोई प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं बताया है। ठीक है जी। उसके अलावा वोटर आईडी कार्ड में सिर्फ आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, लेकिन आपका जो आधार कार्ड होता है उस पर आपकी जो है पूरी बायोमेट्रिक डिटेल होती है, यानी कि ज़्यादा पर्सनल डेटा आपका उसमें होता है। तो राइट टू प्राइवेसी भाई हमारा एक फंडामेंटल राइट है, पुट्टुस्वामी केस में जो है वो कोर्ट ने कहा था। तो इसकी वजह से आपका जो है प्राइवेसी का जो डेटा है वो भी लीक हो सकता है। ठीक है, और जिसमें कई बार देखिए वोटर आईडी कार्ड से आपकी लोकेशन का पता नहीं चलता है, लेकिन आधार कार्ड से आपकी लोकेशन का पता भी चल सकता है। तो आप अगर झारखंड में से हो और आप मुंबई में हो तो अपने आधार कार्ड का यूज करके आप राशन कार्ड वगैरह ले रहे होंगे, जिस आधार कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा वहीं पे आपको पैसा भी आ रहा है। तो सरकार को इस बात का पता है कि ये फलाना जो आदमी है जिसका आधार कार्ड है ये, वो मुंबई में बैठ के वेलफेयर स्कीम ले रहा है, मुंबई में हम उसके अकाउंट में पैसा डलवा रहे हैं, सब्सिडी वगैरह का जो भी आता है। ठीक है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड से तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो वोटर आईडी कार्ड से आपकी लोकेशन का पता नहीं चल सकता। ठीक है, लेकिन आधार कार्ड से पता चल सकता है।
तो सरकार कई बार ऐसे लोगों को टारगेट कर सकती है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो प्राइवेसी वाला बड़ा ये चक्कर है यहाँ पे। और ये जो डेटा है कौन कलेक्ट करेगा, क्या इसे कोई प्राइवेट कंपनी कलेक्ट करेगी, सरकारी कंपनी कलेक्ट करेगी, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके बारे में जो है लोगों के अंदर कुछ खास बातें यहाँ पे नहीं कही गई हैं। दूसरी बात, सबसे आखिरी बात है कि भैया आधार का जो डेटा है वो ऑथेंटिक है ही नहीं, राइट। बहुत सारे केस ऐसे पकड़े जाते हैं जहां पे कोई भी वो रोहिंग्या मुस्लिम से उधर से आके रोहिंग्याज वो भी बनवा रहे हैं, इलीगल जो बांग्लादेशी आ रहे हैं वो भी आधार कार्ड बनवा रहे हैं। तो ऑथेंटिक डेटा है ही नहीं, वोटर आईडी कार्ड ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। तो आप कैसे जो है उसको आपस में जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ जो है इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर कही है, आप इसको क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अर्ली समर वोंट इम्पैक्ट वीट दिस सीजन, IARI। IARI का मतलब होता है दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो देखिए इस बार जो है गर्मियाँ थोड़ी जल्दी आ गई है ना। फरवरी का महीना आखिरी चल रहा है, टेम्परेचर अभी जो है वो 30+ चल रहा है भाई, ठीक है, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो लेकिन जो हमारी वीट क्रॉप्स होती हैं इसको इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि देखिए हम लोग मानते हैं, IRI ने ये कहा है कि इस बार समर थोड़ा जल्दी आ गया है, लेकिन उससे हमारी जो वीट क्रॉप है उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। इस समय जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर वो 26 और 32 के बीच में चल रहा है, और मिनिमम जो टेम्परेचर है 12 to 16 डिग्री के बीच में चल रहा है, जो कि यूजली जितना वीट को चाहिए होता है उसे 2-3 डिग्री ज़्यादा है। हल्का फुल्का फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो ये इंस्टीट्यूशन एक्चुअली बहुत पुराना है, 1905 में इसको बनाया गया था बिहार में, पूसा जो जगह है वहाँ पे बिहार में। क्योंकि उस समय एक अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उन्होंने चैरिटी में 30,000 पाउंड दिए थे उस समय, 1905 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आज के टाइम में तो कई करोड़ रुपए हो जाएंगे ये। तो मिस्टर हेनरी फिलिप्स, तो उनके इनिशिएटिव पे ये बिहार में बनाया गया था। बाद में बिहार से इसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया, और इनिशियली जो ये IARI हुआ करता था, ये 5 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक बॉटनी और माइकोलॉजी। बाद में 1907 में इसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया। लेटर ऑन इस इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके हम लोगों ने इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया 1911 के अंदर। फिर बाद में फिर 1934 में इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस का नाम हम लोगों ने इंपीरियल से हटा के इंडियन कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी वीट एक हमारी राबी क्रॉप रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप है, एक स्टेपल फूड है भैया हमारा आफ्टर राइस इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत लोग वीट ही जो है वो कंज्यूम करते हैं। जो टेम्परेचर है इसका, जो सोइंग का पीरियड होता है 10 to 15 डिग्री चाहिए होता है, मतलब अच्छी खासी ठंडी चाहिए। लेकिन जब राइपनिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो इसको टेम्परेचर 21 से 26 डिग्री के आसपास चाहिए। लेकिन टेम्परेचर जो है ऑलरेडी अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो इस बार हल्का टेम्परेचर ज़्यादा है। 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर का इसको जो है रेनफॉल चाहिए होता है। लोमी सोइल इसको चाहिए होती है, क्ले लोमी सोइल चाहिए होती है। लोमी सोइल दोस्तों वो होती है जिसमें सैंड, क्ले वगैरह बराबर मात्रा में होता है, तो एक अच्छी फर्टाइल सोइल में हो सकता है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको, जैसे राइस को शुगर केन वगैरह को होती है, बट ठीक ठाक सा काम अपना चल जाता है, जो कि यूजली नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर बारिश इतनी हो जाती है, पंजाब, हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह जहाँ पे वीट ग्रो होता है, ठीक है। तो गंगा सतलुज प्लेन, ब्लैक सोइल रीजन जो अपना महाराष्ट्र वगैरह में आता है, पार्ट ऑफ गुजरात ऑल्सो, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका ऑल्सो, तो वहाँ पे भी जो है आपको ये वीट क्रॉप देखने को मिलेगी। इंडिया में जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, ये वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इस तरह से आते हैं, राइट। हमारी सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जैसे मैक्रो मैनेजमेंट रोल, मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव टू सपोर्ट द वीट कल्टीवेशन। तो ये थोड़ा सा आप इसको आराम से यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये जो स्कीम्स वगैरह इनिशिएटिव हैं इसको आप सेपरेटली भी पढ़ के अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टेक्स्ट सेक्शन पे और अपने एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात इन्होंने किया है, काफ़ी समय से हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं किया, तो आज कर लेते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बात इसके बारे में हो चुकी है, और वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है बहुत एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हाँ, लोकेशन से इंपॉर्टेंट है, रशिया यूक्रेन वॉर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा एग्जाम में। कुछ
लोकेशंस डेफिनेटली पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कुछ स्ट्रेट्स का नाम पूछ सकता है, कुछ छोटे छोटे सीज का नाम पूछ सकता है, कुछ पोर्ट्स का नाम पूछ सकता है। जैसे सेवास्तोपोल ये पोर्ट है, ये क्रीमिया के अंदर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। 2014 में जब क्रीमिया को अनेक्स किया था रशिया ने, तब से इसका जो कंट्रोल है वो रशिया के पास है। यहाँ पे जो मरीपुल पोर्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट यहाँ पे नज़र आती है। तो ये यूक्रेन का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है, यहाँ पे ऑलरेडी रशियन सपोर्टर्स रहते हैं, ठीक है। वो रशियन भाषा भी रशियन बोलते हैं, उनका जो इमोशनल कनेक्शन वो भी रशिया के साथ है। तो कई सारे रेबल ग्रुप्स यहाँ पे पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, जो कि यूक्रेन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ रहे थे और जिनको रशिया का पूरा सपोर्ट था। तो बातें आगे बढ़ती रही और 2014 में फिर ये सब हुआ, क्रीमिया वाला पूरा हिस्सा। 2014 के बाद से ही अगर आप देखो, जैसे लोहांस्क है और ये डोनेट्स्क है, यहाँ पे ऑलरेडी जो वो ग्रुप हैं रशियन सपोर्टर्स, वो यूक्रेन के साथ लड़ रहे थे एंड दे वर कंट्रोलिंग दिस ऑल्सो। लेकिन अभी 2 साल होने को हैं रशिया यूक्रेन वाले वॉर को अभी। तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे, जो ये ऑरेंज टाइप का जो आपको कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये रशियन कंट्रोल जो है वो, जो ज़्यादातर ये वाला एरिया है, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये तो 100% रशिया के कंट्रोल में है। जो ये वाला आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे रशिया कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा कर लिया है, थोड़ा नहीं किया है, कभी कभी वो हावी हो जाते हैं, कभी कभी वो हावी हो जाते हैं, बट आप ये कह सकते हो यस, मोर और लेस इस पूरे एरिया में रशिया का कंट्रोल है। जो ये ग्रीन वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, ब्लू ग्रीन टाइप का, यहाँ पे पहले रशिया ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन बाद में जब यूक्रेन को सप्लाई मिला ब्रिटेन से और अमेरिका से हथियारों वगैरह का, नाटो से, तो इसको दोबारा से रिकैप्चर कर लिया गया है यूक्रेन के द्वारा। तब ये मान के चलिए कि अभी भी अराउंड 17% जो एरिया है यूक्रेन का, वो रशिया कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक तो आप ये मान के चलिए। अब बात ये है कि व्हाट इज़ द करंट स्टेटस, जो आपको मैंने बता ही दिया। करंट स्टेटस ये है कि देखिए, लोकेशंस कुछ दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। बाखमुट लोकेशन दिया हुआ है, चासिव यार नाम की जगह का नाम दिया हुआ है, इजुम, ये सब आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाता एग्जाम में। ये वैगनर ग्रुप के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था। ये प्राइवेट रशियन सिक्योरिटी ग्रुप होता है, जो कि रशियन गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ वहाँ पे लड़ रहा है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा लोकेशंस आपको नहीं देखनी है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इज रशिया लूजिंग द वॉर, ठीक है। मतलब जो रशिया ने शुरुआत में अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए थे वॉर के, क्या वो उसको फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देखिए, आप ये मान के चलिए कि एक खली है, खली, ग्रेट खली, और उसके सामने जो है 5 साल का बच्चा है। दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई, तो 5 साल का बच्चा, बिल्कुल कोई चांस नहीं है उसका जीतने का। फिर भी हम मान के चलो कि 5 साल के बच्चे ने खली को 2 थप्पड़ धर दिए, तो हम तो भाई उसको विक्ट्री ही कहेंगे। जब आपका कोई चांस ही नहीं है, अगर आप फिर भी लड़ने वाली पोजीशन में हो और लड़ रहे हो, तो उसको भी हम लोग एक तरह से विक्ट्री ही मानेंगे। अगर आप रशिया यूक्रेन की इकोनॉमी देखो, उसके डिफेंस को देखो, तो सिचुएशन कुछ कुछ ऐसी ही बन रही थी। लेकिन यूक्रेन लड़ रहा है अभी भी, और कई सारे एरिया को तो इवन रिकैप्चर कर लिया है। तो पावर एसिमेट्री तो थी दोनों के बीच में, ठीक है। तो कहता है दैट रशियन ट्रूप्स परफॉर्मेंस इन द बैटलफील्ड वाज अंडरवेलमिंग, मतलब जितनी उनसे उम्मीद थी उतना परफॉर्म नहीं किया। इवन बहुत सारे रशियन जो सीनियर जो सोल्जर्स थे, जो रिटायर हो चुके थे, मजबूरी में रशिया को उनको भी लेके आना पड़ा, और कई लोग तो यूक्रेन वो भाग भी गए, पोलैंड वोलैंड पे भाग गए, ठीक है। तो 12 महीने की फाइटिंग के बाद अभी भी लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना है कि मिस्टर पुतिन भाई साहब जो हैं वो कीव को कंट्रोल करना चाहते थे। कुछ लोगों का कहना है नहीं नहीं नहीं, वो कीव को कंट्रोल नहीं करना चाहते थे, वो खाली एक कॉरिडोर बनाना चाहते थे। ये वाला जो कॉरिडोर नजर आ रहा है आपको, ठीक है, एक लैंड कॉरिडोर, उनका कीव को कंट्रोल करने का कोई मकसद नहीं था। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता है। जब शुरुआत में ये वॉर शुरू हुआ था तो कीव के ऊपर अटैक किए गए थे, तो भाई अगर उनको कीव के ऊपर कब्जा करना ही नहीं तो अटैक क्यों किया था। खैर, वो अलग अलग यहाँ पे सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हालांकि रशिया का ये कहना है कि यस, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बाकी तो आपको पता ही है जो चीज़ें वहाँ पे हो ही रही हैं। अभी भी यूक्रेन लड़ रहा है बहुत अच्छे से। तो वेस्टर्न गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे रोल रहा है, अमेरिका वगैरह का, ब्रिटेन, जर्मनी का क्या रोल रहा है। देखिए, वो क्या करना चाहते हैं, 2 तरीके से इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हैं। पहला तरीका है पैसा, ठीक है।
पैसा, रशिया को पैसे से कंट्रोल करो। कैसे कर सकते हो आप? सैंक्शंस लगा के। दूसरा तरीका है यूक्रेन को आप डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाइए। अमेरिका अभी तक यूक्रेन को $70 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड करवा चुका है। यूरोपियन यूनियन भी $37 बिलियन का असिस्टेंट करवा चुका है। वैसे ही जर्मनी और यूके वगैरह भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब सोच के देखिए भाई, ये कितना पैसा ऑलरेडी जा चुका है। तो बेचारे यूक्रेन अगर वॉर जीत भी गया तो अगले 30-40 साल तो उसको ये चुकाने में ही लग जाएगा। आप ये मत समझना कि चैरिटी होती है, नहीं भाई, चैरिटी नहीं होती है, ये क्रेडिट है, लोन है, समझ रहे हो? जो हेल्प दी जा रही है, फ्री में नहीं कोई देता है। ब्रिटेन को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर का जो एड दिया था, उसको चुकाने में ब्रिटेन को 50 साल लग गए थे। 2006 में जाके ब्रिटेन ने अपने पूरे लोन को चुकाया अमेरिका को, समझ रहे हो बात? तो ये ऐसे फ्री में चैरिटी नहीं होती। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो आइडियोलॉजिकल इमोशनल होकर हेल्प कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है वो एंगल भी डेफिनेटली होता है, डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट, बट उसके पीछे ये पैसा भी काम करता है, ठीक है? तो ये फ्यूचर के लिए लोन दिया जाता है यूक्रेन को। तो जो सीधी सी बात, आप जब किसी को लोन देते हो तो आप उसको प्रोटेक्ट भी करोगे, क्योंकि अगर वो हार गया तो आपको पैसा कौन वापस करेगा? तो यहाँ पे दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? और फिर ये इन्होंने कहा कि भाई जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो भी आ रही हैं। अभी आपको पता ही है कि जर्मनी ने भी कई एंटी टैंक मिसाइल्स की घोषणा की है यूक्रेन को देने की, अमेरिका ने भी किया है, तो वो तो सब तो आता ही रहेगा। लेकिन क्या सैंक्शंस का रशिया के ऊपर फ़र्क पड़ा है? आंसर है सीधा सीधा नो। इवन जितना जितना सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, रशिया का ऑयल आउटपुट भी इंक्रीज होता चला जा रहा है, और जो पैसा रशिया कमा रहा था ऑयल से वो भी इंक्रीज हो रहा है। इवन रशिया की जीडीपी भी ठीक ठाक सा ग्रो कर रही है, अराउंड 1% 2%, ठीक है? तो सैंक्शन का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, ये बात सही है कि यूरोपियन जो मार्केट थी रशिया की वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन रशिया ने एशिया में अपने दोस्तों को ढूंढ लिया है भाई, राइट? इंडिया हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भी कई सारी ऐसी हैं जो कि रशियन ऑयल को यूज़ कर रही हैं। तो एक मार्केट बंद हो गई तो दूसरी मार्केट खुल गई, वो सारी चीज़ यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन यूक्रेन के अंदर क्या चल रहा है? मिस्टर ज़ेलेंस्की जो है आज के समय पर उनको एज अ बहुत बड़ा हीरो माना जा रहा है, लेकिन वॉर से जस्ट पहले मिस्टर ज़ेलेंस्की वॉज नॉट अ पॉपुलर लीडर इन यूक्रेन, ठीक है? उनकी जो पॉपुलैरिटी है दैट वाज ओनली 28%। कई सारे अपोजिशन लीडर ऐसे थे जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो तो वैसे भी पावर से जाने वाले थे, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आई, उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने यूज़ भी किया और वो एक हीरो बन के उभरे। जब वो हीरो बन के उभरे तो उन्होंने वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं उनको कंट्रोल करना शुरू किया। तो कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं इस समय यूक्रेन के अंदर जो कि जेल के अंदर बंद हैं, जो ज़ेलेंस्की को जो अपोज किया करते थे, तो उन्होंने पावर के ऊपर इन्होंने कंट्रोल अपना बना लिया है ज़बरदस्त। मीडिया वगैरह के ऊपर कंट्रोल बना लिया है। मीडिया को साफ साफ ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं चलाएंगे जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो। तो वो सब चीज़ें भी भैया वहाँ पर हुई। तो ऐसा ही है। ऑर्थोडॉक्स जो रशियन चर्च हैं उनको भी नहीं बख्शा गया, तो उनको भी कई लीडर्स को, जो रिलीजियस लीडर्स थे, उनको भी जेल वेल में डाल दिया गया है। तो पॉलिटिकल राइवलरी जो चलती थी वो इस तरह से चीज़ें हुई। करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगते हैं ज़ेलेंस्की के मिनिस्टर्स वगैरह के ऊपर, तो वहाँ के डिफेंस जो अभी मिनिस्टर हैं उनको जेल में डाला गया है, उनके साथ साथ 10-12 लोगों को और भी डाल दिया गया। तो करप्शन भी भयंकर चल रहा है यार। पैसा इतना आ रहा है ना नाटो से, कोई हिसाब ही नहीं लगा रहा है कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ नहीं जा रहा है। मरता तो आम आदमी है ना, मरता तो सोल्जर्स है जो ऊपर बैठे हुए तो भैया मजे लूट रहे हैं। ऐसा हर जगह होता है, ऐसा इस समय यूक्रेन के अंदर भी हो रहा है। हाँ, परसेंटेज कितनी है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन यस, करप्शन वहाँ पे हो रहा है। तो क्या दोनों के बीच में कोई नेगोशिएशन का चांस है? आंसर है नो, क्योंकि नाटो कंट्रीज ने तो ऑलरेडी साफ साफ बोल दिया है कि हम लोग किसी तरह का नेगोशिएशन नहीं करेंगे। हालांकि जब वॉर शुरू हुआ था उस समय यूक्रेन नेगोशिएशन करने के मूड में था, लेकिन यूक्रेन ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई मैं नेगोशिएशन तो कर लूंगा, लेकिन मैं अपने टेरिटरी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, ये मेरे से नहीं होगा, बात खत्म। आपको प्यार मोहब्बत से रहना है आप रहिए, लेकिन आप ये बोलोगे टेरिटरी मुझे दे दो, वो पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है? तो अपनी अपनी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। तो एक हल्का सा रिवीजन अपना हो गया ब्रीफ मैनर में। हालांकि ये बात करने को आप इस पर 10 दिन बात कर सकते हो, टॉपिक ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा टॉपिक है। बट अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ठीक है, हल्का फुल्का समझ में आना काफ़ी अपने लिए। चलिए, डज द एंटी डिफेक्शन लॉ नीड चेंजेस? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। जब भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए अपनी पार्टी के अगेंस्ट में जाके
कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनको उनकी पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। अब इसके अंदर कई सारी कंडीशन हो सकती हैं। मान लो कोई वोटिंग हो रही है, किसी बिल के ऊपर कोई वोटिंग हो रही है और आगे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने या एमएलए ने उस वोटिंग में आपकी पार्टी के अगेंस्ट में वोट कर दिया तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे शिंदे जी बैठे हैं, उद्धव ठाकरे जी बैठे हैं, तो इनका ये पूरा एंगल बनता है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कुछ प्रोटेक्शंस भी दी गई हैं। प्रोटेक्शन इन द सेंस, जैसे इन द केस ऑफ स्प्लिट, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट हो जाती है तो उसके 2/3 मेंबर जो है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, मर्जर कर लेते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। और शिवसेना वाले केस में भी ऐसा हुआ। शिवसेना के पास जो है टोटल 55 मेंबर्स हुआ करते थे एमएलए, जिनमें से 40 ने वो शिंदे ग्रुप के साथ मिल गए और वो उससे अलग हो गए। तो क्या इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा? नो, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। और इसी चीज़ को यूज़ करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिंदे वाले ग्रुप को कहा है कि दिस इज़ द ओरिजिनल शिवसेना, और जो उसका सिंबल वगैरह है वो भी शिंदे ग्रुप को दे दिया गया। बिकॉज 70% जो वोटर्स थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूज़ किया था, उन्होंने शिंदे ग्रुप का सपोर्ट किया। 23.5% ने ओनली उद्धव ठाकरे का सपोर्ट किया। तो भाई ये तो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जो मेजोरिटी ने डिसीजन लिया तो वो माना जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं। The 10th schedule of the Indian Constitution or the anti-defection law was enacted in 1985. What was the need to have this law? क्या जरूरत थी ये कानून लेके आने की? देखिए, एक कंसेप्ट हमारे यहाँ पे हुआ करता था, आया राम गया राम। पॉलिटिकल लीडर क्या किया करते थे, जो एमएलए वगैरह हुआ करते थे, वो अपनी मर्जी से जब मर्जी चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर लेते थे, किसी भी पार्टी से सपोर्ट वापस ले लिया करते थे। तो एक हरियाणा के एक गयाराम नाम के एक एमएलए हुआ करते थे, उनकी कहानी है ये। उन्होंने जो है बहुत कम समय में 2-3-4 बार पार्टी चेंज कर लिया था। तो सुबह किसी और को सपोर्ट कर देते थे, अगले दिन किसी और को सपोर्ट करते थे, तो घुमा रहे थे, आया राम गया राम, ये वाला कॉन्सेप्ट था। क्योंकि कोई ऐसा रूल तो था नहीं, है ना। तो जब मर्जी चाहे लोग सरकारें गिरा देते थे, सरकार बना दिया करते थे, तो काफ़ी इंस्टेबिलिटी हुआ करती थी। उस चक्कर में फिर बाद में जब राजीव गांधी सरकार आई 1985 में फुल मेजोरिटी के साथ, तो उन्होंने कहा भैया ये सब नहीं चलेगा, आप डिफेक्शन कर सकते हो लेकिन आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए डिफेक्शन मत करिए, है ना। कि अगर आपको कोई मिनिस्टर का पद नहीं दिया तो आप पार्टी छोड़ के चले गए, किसी और को सपोर्ट में चले गए, 2-4 लोगों को अपने साथ ले गए सरकार आपकी गिरा दी गई। अब दूसरी पार्टी ने आपको मनचाहा मिनिस्ट्री नहीं दिया तो फिर आप वहां से भी वापस निकल गए, तो ये सब नहीं चलेगा। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे उस समय पे। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत सारे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के। प्रोज में तो यही है कि इससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनी मार्केट में, हमारे पॉलिटिकल पूरे एरिना के अंदर अभी उतना डिफेक्शन नहीं होता है जितना पहले हुआ करता था। लेकिन इसके बहुत सारे कॉन्स भी हैं। कॉन्स है कि भैया इससे हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या हमारे जो एमएलएज हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कर्ब हो गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। भाई ये डेमोक्रेसी है, ये कि कोई मतलब डेमोक्रेसी में हर किसी को अपना ओपिनियन रखने की जो है वो आज़ादी होनी चाहिए। अब मान लो आप जो है बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप जो है बीजेपी के एमएलए हो, ठीक है, या फिर एमपी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बीजेपी की सरकार जो है कोई ऐसा कानून लेके आती है, मान लो ये कानून लेके आई है कि भैया ये फलाना फलाना जो जंगल है इसको काटना है और यहाँ पे हम लोग एक केमिकल फैक्ट्री लगाएंगे, मान लो ऐसा कोई बिल आ गया। लेकिन आप जो है किसी ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हो, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, आपकी ट्राइबल एरिया के अंदर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो लोग रहते हैं वो इससे इंपैक्टेड होते हैं, तो क्या आप इस बिल के अगेंस्ट में वोट कर सकते हो? आंसर है नो। क्योंकि अगर बिल के अगेंस्ट में वोट करोगे तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। तो इससे तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरह से खत्म हो गई। यानी कि जो उस पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स जो टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, उनका पूरे लीडर्स के ऊपर कंट्रोल हो गया। तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। तो जिस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लिस्ट को लेके आए हैं, ये कभी कभी उसके अगेंस्ट में ही काम कर देता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस कैसी है एंटी डिफेक्शन लॉ की? इन्होंने कहा परफॉर्मेंस देखिए पहले जैसी हालत तो नहीं है, पहले के कंपैरिजन में तो सिस्टम स्टेबल हो गया है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स, ठीक है, जिसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की रिक्वायरमेंट है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ होना ही नहीं चाहिए, खत्म करो इसको। डेमोक्रेसी है, जिसका मन करे वो जहां मर्जी वोट करे, जिसका मन करे वो जो मर्जी बातचीत करे, कुछ लोगों का ये कहना है। कुछ लोगों का ये कहना है कि देखो हमारे पास एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी तो होता है।
आप उसका यूज करिए, एंटी डिफेक्शन का यूज काहे कर रहे हो? कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए और इसको और ज्यादा मजबूत करने की रिक्वायरमेंट भी है। कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है। उनका यह कहना है कि देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो लूप होल्स हैं, खासकर पावर ऑफ स्पीकर, इसकी वजह से जो है काफी मिसयूज होता है, क्योंकि स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है डिस्क्वालीफाई करने की, बट अनफॉर्चुनेटली स्पीकर के पास कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है कि कितने समय में उसको डिस्क्वालीफाई करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक एमएलए के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगने के बाद भी वो 3-4 साल 5 साल आराम से मस्त एकदम अपना काम करता है, जबकि उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा हुआ है। तो स्पीकर की भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल आता है। तो ये सब किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी स्टार्ट होती है, क्योंकि देखिए हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ तो है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं वो काफ़ी वेग हैं, कंफ्यूजिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इन कंफ्यूजिंग प्रोविजंस को एकदम क्लियर कट इंटरप्रेट नहीं किया है। तो लूप होल्स का फायदा बहुत बार उठाया जाता है, जैसे कि आप आजकल देख ही रहे हो, वो स्पीकर की जब रिमूवल प्रोसेस जब चल रही होती है तो वो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। अब ये क्या है? ये भाई लूप होल का ये फायदा तो उठा रहे हो आप। ये सारे लूप होल्स पॉलिटिकल पार्टीज को ऑलरेडी पता होते हैं और वो इनका फायदा उठा के एंटी डिफेक्शन लॉ अपने एमएलए के ऊपर लगने नहीं देते और वो पावर में एकदम मस्त बने रहते हैं। ऊपर से स्प्लिट हो गया या मर्जर हो गया, है ना, इस केस में तो आप लगा ही नहीं सकते। जैसे कि आपने देखा गोवा के अंदर, गोवा में क्या हुआ था, जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी कांग्रेस। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली थी, लेकिन सरकार किसने बनाई? बीजेपी ने, क्योंकि कांग्रेस के कुछ एमएलए वो जो है बीजेपी में चले गए, ये कह के कि भैया हम लोग तो स्प्लिट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें आपने महाराष्ट्र में भी देखी, अभी रिसेंट एग्जांपल आपके सामने है ही है, शिंदे ग्रुप वाला। ऐसी कुछ चीज़ें आपने कर्नाटका के अंदर भी देखी होंगी। ठीक है, जिसमें कांग्रेस से कुछ एमएलए छोड़ के जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड तो करवाया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं आ पाया, क्योंकि लूप होल्स अभी भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है और हमारी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी भी बनती है कि इन लूप होल्स को दूर करे, ताकि जिस पर्पज के लिए इसको लेके आए थे वो पूरा हो, या फिर आप इसको पूरी तरह खत्म कर दो, झंझट ही खत्म करो। ठीक है, कोई स्पीकर का रोल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो मर्जी चाहे किसी को सपोर्ट करे भैया, उसका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन हो। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर कही गई हैं। तो रिपीटेड सा टॉपिक है, कोई नया टॉपिक तो था नहीं है, तो थोड़ा बहुत डिस्कस करके काफ़ी है अपने लिए। बाकी आपको पढ़ना है तो आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हो डिटेल में अगर आपको जानना है, बट मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। करंट अफेयर आपको अच्छे से पता ही है, महाराष्ट्र के अंदर जो सब कहानी आपको पता है। इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको लक्ष्मीकांत से पढ़िए, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बहुत अच्छी डिटेल्स वहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।